मैं रोहित सिंह चौहान इटावा से। मैं आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑल इंडिया पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिव एसोसिएशन जो कि आईपा है, और यह मंच जो है सकारात्मक राजनीति की पहल करता है। आज इस मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ व कद्दावर नेता विमल भदौरिया, जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी ठोक रहे हैं। विमल जी, आपका स्वागत है आईपा के मंच पर। धन्यवाद। आईपा की जो पहल है वो आपको कैसी लगी? सकारात्मक पत्रकारिता जो आईपा के मंच के द्वारा हो रही है, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े, इससे पूर्व में भी आप समाजवादी पार्टी में रहे। अब बीजेपी की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में, 22 का इलेक्शन नज़दीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? 2014 और इसके बाद 2017 में जिन मुद्दों को लेके इस प्रदेश और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश और प्रदेश दोनों जगह बनाई थी, परिश्रम करते हैं, उनका ना अपना कोई परिवार है, ना उन्होंने अपने लिए कई कोठियां बनाई। और ऐसे लोग जो उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 5 वर्ष में जो हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर सदन के अंदर या सदन के बाहर विपक्षी पार्टी के किसी नेता ने क्या कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाया? तो ऐसे हमारे महामानव जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, डेड ऑनेस्ट, ऐसे मुख्यमंत्री कई वर्षों के बाद होते हैं, दिन रात आमजन की सेवा कर रहे हैं और प्रदेश को निरंतर उन्नति के पथ पर ले जा रहे हैं। और मुझे मेरी पार्टी अगर मौका देगी तो आम जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि 20 से 25 वर्षों से मैं लगातार जनता में रहता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं, और एक नेता नहीं बल्कि एक जनसेवक की हैसियत से मैंने अपने जीवन में कार्य किया है। और मैं इटावा सदर विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से मैं अगर विधायक चुना जाता हूं तो मैं जाति, वर्ग, धर्म, इन सब से ऊपर उठकर मैं बहुत ईमानदारी से अपने इटावा विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में भागीदार रहूंगा, उनकी बहुत ईमानदारी से सेवा करूंगा, गरीबों की ताकत बनने का हमेशा प्रयास करूंगा। अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता रहा हूं, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा। विमल भदौरिया की किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन जब जब न्याय, धर्म और सत्य की बात आई है तो हमने सरकारों से भी लड़ाई लड़ी है। इस इटावा जिले की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता हमारे इस स्वभाव को, हमारे इस शैली को जानती है कि हमने कभी सरकार की भी चिंता नहीं की, अपने व्यक्तिगत नुकसान की चिंता नहीं की। और मैं डंके के चोट पर एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विमल भदौरिया के ऊपर एक भी व्यक्ति पूरी विधानसभा का अगर कोई जमीन कब्जा करने का आरोप लगा दे, कोई चरित्रहीनता का आरोप लगा दे, कोई व्यक्तिगत लड़ाई का आरोप लगा दे, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैंने राजनीति में कभी भी शक्ति का उपयोग जमीन कब्जा करने के लिए, लोगों पर धौंस जमाने के लिए मैंने कभी शक्ति का उपयोग नहीं किया। मैंने हमेशा शक्ति का उपयोग जो कमजोर हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, हमेशा विमल भदौरिया उनके साथ खड़े रहे। और मैं आगे भी अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता, अगर न्याय की कोई बात होगी, उनके साथ कोई अन्याय होगा, तो मैं सब कुछ छोड़कर उनके साथ खड़ा होऊंगा और सरकारों से भी लड़ने में संकोच नहीं करूंगा। ये जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और आगे अगर आप विधायक बनते हैं तो उन मुद्दों पर अमल होगा, और क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को विकास देंगी? देखिए, हमारे जिले में अगर सबसे बड़ी कोई अगर कोई कार्य रह गया है, पूर्व की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कई वर्षों तक कांग्रेस रही, सपा रही, बसपा रही। हमारे जिले में अगर किसी एक, अगर सबसे बड़ी
अगर कमी है तो इंडस्ट्री की है, क्योंकि लाखों हजारों हमारे जो युवा है वो पढ़ लिख कर, चूंकि उद्योग न होने के कारण उनको माइग्रेट होना पड़ता है, उनको बम्बई, गुजरात, दिल्ली, अन्य प्रांतों में जाना पड़ता है। तो ये जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए शर्म की विषय बात है कि हम जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने यहां पर उद्योग नहीं लगाया, और जो हमारे पुराने उद्योग इस जिले में लगे थे उनका भी बंदर बांट कर लिया। हमारे यहाँ बहुत पुरानी एक सूत मिल थी जो पूरे उत्तर प्रदेश में जिसका कपड़ा जाता था, और सूत मिल को षड्यंत्र पूर्वक बंद करवा दिया गया और पूर्व की सरकार में करोड़ों अरबों रुपए की जमीन उसका बंदरबांट किया गया और उस पर एक आवासीय कॉलोनी बनाई जा रही है। पूर्व की सरकार द्वारा ये सूत मिल योजनाबद्ध तरीके से खत्म की गई। हमारे यहाँ इटावा में हथकरघा का बहुत काम है, हजारों की संख्या में हमारे बुनकर भाई हैं। तो मैं अगर विधायक बनूंगा तो ये जो हथकरघा उद्योग है ये बिना सहायता के, सरकार की, बिना विद्युत के नहीं चल पाएगा। तो मैं अगर इटावा विधानसभा से विधायक बनता हूं तो ये हमारे लिए बहुत प्राथमिक मुद्दा होगा, विषय होगा कि हम इटावा की जो पहचान हथकरघा उद्योग की पूरे देश में है तो हम उसको व्यवस्थित करें और हम उनको फ्री, जो बुनकर है उनको फ्री बिजली हम मुहैया कराएंगे। और मुझे पार्टी हमारी लड़ाएगी तो मैं अपना जो घोषणा पत्र होगा व्यक्तिगत हमारी विधानसभा के लिए, उसमें ये घोषणा करूंगा कि मैं बुनकरों को फ्री बिजली दूंगा और इस उद्योग को मैं इतने बड़े पैमाने पर ले जाऊंगा कि इटावा का नाम हथकरघा के नाम से पूरे प्रदेश में, देश में जाना जाए। और एक सबसे बड़ा कार्य जो है, कई सरकारें चली गई, जो पचनत बांध हमारे जिले में जहां 5 नदियों का संगम होता है, वहां पर इंदिरा गांधी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उन्होंने एक योजना बनाई थी कि ये जो क्षेत्र है चंबल, यमुना, सिंध, क्वारी, पहुज, 5 नदियों का संगम है और ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और पानी के लिए बहुत समृद्ध है चंबल नदी। मौजूदा विधायक अपने कार्यकाल के दौरान ना खत्म कर पाई हो? देखिए, विधायक जी ने अपने स्तर से काफी प्रयास किया है तमाम कार्यों के लिए और तमाम कार्य करवाए भी हैं, और एक आध काम अगर रह जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। और मैं समझता हूं कि इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं इस केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की चल रही हैं जिनकी संख्या 48 है। अगर मैं आपको गिनाने लग जाऊंगा तो हमारा आपका रोज जी इंटरव्यू 2 घंटे 3 घंटे का हो जाएगा। अभी ई श्रम कार्ड जिसमें 500 रुपया महीना देने का प्रावधान था, ऐसे लोग जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जिन्हें कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, उनको 500 रुपया सरकार देती थी, उसको उन्होंने डबल कर दिया, हमारी सरकार ने 1000 रुपया कर दिया। तीनों पेंशन, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, उसको भी डबल करके 1000 रुपया करने का काम हमारी सरकार ने किया है। कोरोना पैंडेमिक में इतना राशन हमारी सरकार ने बांटा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई एहसान नहीं किया सरकार के लिए। जो आम जन है इस देश का, प्रदेश का, वो उसके बच्चों की तरह होता है। तो हमारे परिवार में अगर कोई संकट आएगा तो हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तो सरकार ने एक पालक के रूप में, क्योंकि हमें एक ऐसा योग्य प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, ऐसा महानायक मिला है, जो सदियों में ऐसे महानायक पैदा होते हैं जिनकी नीति में, नियत में, जिनकी बात में कोई अंतर नहीं है। हमें एक ऐसा महायोगी संत तपस्वी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में मिला है जो प्रदेश की 25 करोड़ जनता को समान दृष्टि से देखता है। संत की न तो कोई जाति होती है,
न संत का कोई अपना होता है, संत के सब अपने होते हैं। तो महाराज जी एक दृष्टि से, एक नजर से प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की दिन रात चिंता कर रहे हैं, उस प्रदेश को निरंतर उन्नति के पथ पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक आध अगर समस्याएं सड़क की है, बिजली है, ये सारी चीजें 70 साल से सारी सरकारें पुल, बिजली, सड़क, इन्हीं सब काम में लगी हैं। लेकिन मैन टू मैन समाज में अंतिम पंक्ति में भी अंतिम जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पायदान पर, जो पीड़ित, वंचित, शोषित जो समाज है सदियों से, उसकी अगर चिंता करने का काम किसी सरकार ने किया है तो इस योगी महाराज की सरकार ने और हमारी माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारी ये दोनों राष्ट्रवादी सरकारें, किसान को समर्पित सरकारें हैं, गरीब को समर्पित सरकारें हैं, वंचित, पीड़ित और शोषित वर्ग को समर्पित सरकारें हैं।